नमस्ते दोस्तों। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। बस फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अब यूपीएससी 2024 का पीटी बहुत ही नजदीक आ गया है, इसलिए अपने प्रिपरेशन को लगातार रफ्तार देते रहें। लगातार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, एनालाइज करने का प्रयास करें। इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 9 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे संवैधानिक टकराव को सुलझाने का मौका। इस आर्टिकल में मेनली जो है हम लोग आर्टिकल 31 के बारे में पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। और इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए, फर्स्ट अमेंडमेंट में ही इसमें 2 अमेंडमेंट शामिल किए गए। उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट में ही 9th शेड्यूल लाया गया। तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। फिर 31 जो था वो फंडामेंटल राइट का पार्ट था और 39 जो था वो डीपीएसपी का पार्ट था। फिर भी जो है यहाँ पे डीपीएसपी को ज्यादा महत्व दिया गया, ज्यादा मजबूती दी गई। यहाँ पे क्लियर कहा गया कि अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C जो है वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 19 और 31 के कारण जो है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो नागालैंड नगर निकाय चुनाव में लगातार देरी देखी जा रही है। ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पे अभी तक वुमेन्स को जो है 33% रिजर्वेशन जो है नहीं मिला है। ये पहली बार जो है नगर निगम का चुनाव होने वाला है, यहां पे जो है इंश्योर किया जाएगा महिलाओं का 33% रिजर्वेशन। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद भारत जो है अब सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल है अ चांस टू सेटल अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश, संवैधानिक टकराव को सुलझाने का मौका। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 31 होता क्या है। तो कोई भी संपत्ति चल या अचल जिसमें किसी भी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उसकी स्वामित्व वाली किसी भी कंपनी का कोई भी हित अगर शामिल है तो ऐसे कब्जे या ऐसे अधिग्रहण को अधिकृत करने वाले किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कब्जा या अधिग्रहण नहीं होगा। मेनली जो है अधिग्रहण से ही बचाव के लिए जो है अनुच्छेद 31 था, फंडामेंटल राइट, जिसको जो है 44वें संविधान संशोधन के बाद जो है अवैध घोषित कर दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा कि अनुच्छेद 31 का जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1951 में, तभी जाकर है 31A और 31B लाया गया, ठीक है। 31B में ही जो है उसी के समय जो है 1951 में ही फर्स्ट टाइम 9th शेड्यूल, आप लोग को पता होगा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ 8 ही शेड्यूल था, तो 1951 में ही जो पहली बार 9th शेड्यूल लाया गया, जिसमें जो है नॉन जुडिशियल रिव्यू सिस्टम लाया गया, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आज का जो आर्टिकल है पूर्णतः जो है अनुच्छेद 31C पे संबंधित है। और 31C कब से जो है प्रभाव में आया, तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है अनुच्छेद 31C लाया गया, ठीक है, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और 39C जो होंगे उसको समाप्त कभी नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 14, 19 और 31 के कारण, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि फंडामेंटल राइट्स का अगर कहीं भी वायलेशन होता है, किसी भी प्रावधान में वायलेशन होता है तो वहां तक शून्य कर दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपवाद मात्र है कि अनुच्छेद 31C में यह प्रावधान किया गया 25वें संविधान संशोधन 1971 में, जिसमें ये सुरक्षा प्रदान किया गया 39B और 39C डीपीएसपी में। इन्हीं दोनों प्रावधान को ये सुरक्षा प्रदान किया गया कि इसको जो है आर्टिकल 14, 19 और 31 से जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 31D लाया गया, ठीक है। 31D में मेनली जो था इमरजेंसी के समय हैबियस कॉर्पस लागू करने के लिए, ठीक है, हमारे आर्टिकल 32 में रिट में दिया गया है, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस जिससे कि 24 घंटा के अंदर जो है आपको अपने नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। और इसमें जो है मिसा इंक्लूड कर दिया गया और पूर्णतः जो है इसको जो है नॉन जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया गया। उसके बाद जो है इस 31D को जो है 43वें संविधान संशोधन के द्वारा रद्द कर दिया गया। ये था पूरा का पूरा मामला, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 31C के बारे में विस्तार से। इसमें जो है पहला प्रावधान किया गया 1971 में, जिसमें से ये कहा गया कि डीपीएसपी का जो भाग है 39B और 39C
उसको सुरक्षा दिया गया आर्टिकल 14, 19 और 31, और इसको जो है नॉन जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया गया। ये 1971 में हुआ। उसके बाद केशवानंद भारती मामला 1973, इसमें जो है फिर से जुडिशियल रिव्यू के अंडर ले आया गया 39B और 39C को। उसके बाद फिर से जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि पूरा का पूरा डीपीएसपी, ऑल डीपीएसपी को जो है नॉन जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया गया। ठीक है। उसके बाद फिर से जो है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में जो है ये जो 42वां संविधान संशोधन में जो प्रावधान किया गया था, सभी के सभी डीपीएसपी को जो है एनजीआर में डाल दिया गया, यहां पे अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है। मतलब कि जो पहले का था जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सुरक्षा दिया गया है 39B और 39C को। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मिनर्वा मिल्स मामले में ही ये निर्धारित कर दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का संतुलन बनाए रखना संविधान के मूल ढांचे में निहित है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा प्रावधान था। अब देख लेते हैं आर्टिकल में क्या लिखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे मामला जो है प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में मौलिक हित के 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। पहला जो है संविधान के अनुच्छेद 39B में प्रयुक्त शब्द समुदाय के भौतिक संसाधन क्या दर्शाते हैं। दूसरा, क्या कानून अनुच्छेद B में निर्धारित लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, यानी कि संसाधनों के स्वामित्व। यहाँ पे मेनली सिंपल मामला है कि कुछ लोग जो थे एक घर में रह रहे थे जो बहुत ही खराब स्थिति में था, जर्जर स्थिति में था, तो वहां पे उपकर लिया जा रहा है। जो लोग रह रहे थे वहां पे मतलब कि उनके स्वामित्व वाले लोग नहीं थे। ठीक है। तो उपकर देकर वहां पे मरम्मत करवा रहे थे, लेकिन जो उनके ऑनर्स थे उस बिल्डिंग के, उनके द्वारा केस कर दिया है कि यहाँ पे जो है स्वामित्व हमारा है। ठीक है। यही पूरा का पूरा मामला है। तो इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जाता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि किसके पास ज्यादा शक्तियां हैं। इसको भी हम लोग विस्तार से देखेंगे कि हर एक मामले में क्या क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है। तो मुख्य बातें हम लोग जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला मुंबई में सेज्ड, ठीक है, उपकर लग रहा था ना, इसी को सेज्ड कहा जाता है, संपत्तियों के मालिकों द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट महाडा 1976 में 1986 में संशोधन को चुनौती देने के बाद सामने आया। ठीक है। महाडा 1976 को तेजी से असुरक्षित होने के बावजूद पुरानी जीर्णशीर्ण इमारतें, मतलब कि गिरने के कगार पे है, तो किराएदारों, वहां पे जो किराएदार रहते थे, ठीक है, ऑनर्स नहीं, किराएदारों के आवास की समस्या का समाधान करने के लिए अधिनियमित किया गया महाडा 1976। ठीक है। तो महाडा ने इमारतों में रहने वाले एक उपकर लगाया जिसका भुगतान मरम्मत और बहाली परियोजनाओं की देखरेख के लिए मुंबई बिल्डिंग मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड को किया गया। तो इस अधिनियम को 1986 में अनुच्छेद 39B को लागू करके संशोधित किया गया। ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो था मुख्यतः भूमि और इमारतों के अधिग्रहण की योजनाओं को क्रियान्वित करना है, ताकि उन्हें जरूरतमंद जितने भी यहाँ पे किराएदार रहते थे उनके हितों की रक्षा की जा सके, जरूरतमंद व्यक्तियों और ऐसी भूमि या इमारतों के कब्जेदारों को हस्तांतरित किया जा सके। ठीक है। मतलब कि बहुत समय से अगर किराएदार रह रहे हैं, हर एक चीज का देखभाल कर रहे हैं, तो उनको सही तरीके से हस्तांतरित किया जा सके और बाद में जो है ऑनर इस पे अतिरिक्त हस्तक्षेप ना करे। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो राज्य सरकार को उपकर भवनों और जिस भूमि पर वे बने हैं का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है यदि 70% कब्जेदार ऐसा अनुरोध करते हैं। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा मामला। अब देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या रिलेशंस बताए हैं। तो पहला मामला था चंबकम दोरायराजन बनाम महाराष्ट्र राज्य बाद 1951 में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार तथा डीपीएसपी में किसे सर्वोच्चता दी गई है। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और नीति निर्देशक तत्व सहायक रूप में है, अतः मौलिक अधिकार जो है वो सर्वोच्च है। वहीं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में संशोधन की मनाही कर दी। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में संशोधन की मनाही कर दी और डीपीएसपी की स्थिति मौलिक अधिकार के अधीनस्थ कर दिया। ठीक है। मतलब कि डीपीएसपी को कमजोर बना दिया और उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाते हुए 24वें संविधान संशोधन 1971 लाया गया और कहा गया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकता है। 1971 में कहा गया। ठीक है।
उसके बाद 25वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 जोड़ा गया और उसके साथ ही अनुच्छेद 39 बी और 39 सी में समाजवादी तत्व विद्यमान किए गए, जिन्हें लागू करने पर अगर अनुच्छेद 14, 19 और 31 जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वे मान्य नहीं होंगे। ठीक है, उल्लंघन भी होता है फिर भी जो है 39 बी और 39 सी रद्द नहीं किए जाएंगे, शून्य नहीं किए जाएंगे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में 24वां और 25वां संशोधन को चुनौती दी गई और जहां कोर्ट ने इन्हें संवैधानिक घोषित किया और कहा कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, जो अनुच्छेद 31 के द्वारा 39 बी और 39 सी को सुरक्षा प्रदान किया गया था। आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा विस्तार किया गया और कहा गया कि किसी भी निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी को लागू करने से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में कह दिया गया। फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ बाद 1980 में 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, ये जो संशोधन किया गया था। ठीक है, तो न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया, और उन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय है। ठीक है, जा सकते हैं आपका उल्लंघन हो, लेकिन डीपीएसपी जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है। अब देख लेते हैं निजी संपत्ति और उसके वितरण पर कानूनी दृष्टिकोण। हर एक चीज को यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार जो है फंडामेंटल राइट्स हो या फिर डीपीएसपी हो, दोनों से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं यूपीएससी में। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है खासकर निजी संपत्ति के लिए? तो अनुच्छेद 19(1)(f और अनुच्छेद 31, जिसे बाद में जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है रद्द कर दिया गया, ये ध्यान रखेगा। तो यह अनुच्छेद संपत्ति को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता था, अनुच्छेद 19(1)(f और अनुच्छेद 31। हालांकि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300(a) के तहत रखा गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 300(a) क्या है? तो यह अनुच्छेद घोषित करता है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 9वीं अनुसूची कब लाया गया? 1951 में। तो इसमें विशिष्ट कानून को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें अदालत में इस प्रकार चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, नॉन जुडिशियल रिव्यू के लिए किया गया है कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, जिसमें पहले जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार भी शामिल था, जिसे बाद में हटा दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 39, इसमें डीपीएसपी को सूचीबद्ध किया गया है जो कानूनों के अधिनियमन। ठीक है, यहाँ पे इसको नॉन जुडिशियल रिव्यू में शामिल किया गया, अनुच्छेद 39 को, जो कानूनों के अधिनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, लेकिन किसी भी अदालत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो डीपीएसपी का लक्ष्य जो है वो लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी, ये सवाल ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है, कल्याणकारी राज्य वाला। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है। और अनुच्छेद 39(b) राज्य पर समुदाय के, इसी का मामला था आज के जो न्यूज़पेपर में था, कि समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार वितरित करने की दिशा में नीति बनाने का दायित्व रखता है कि यह आम भलाई के लिए, जो किराएदारों के भलाई के लिए किया जा रहा है, तो आम भलाई के लिए सबसे अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 39(c) यह सुनिश्चित करता है कि धन और उत्पादन के संसाधन सामान्य हानि के लिए केंद्रित न हो। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 31(c). अनुच्छेद 31(c) जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो कुछ प्रावधान करता है डीपीएसपी के लिए, उसको सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 31(c) के अनुसार डीपीएसपी के कुछ प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 39(b) और अनुच्छेद 39(c) को समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14, 19, 31 के द्वारा जो है अनुच्छेद 39(b) और (c) को रद्द नहीं किया जा सकता, उसके उल्लंघन पे रद्द नहीं किया जा सकता। यही बात कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 14 और 19 के तहत अधिकारों का उपयोग करके चुनौती नहीं दी जा सकती। केशवानंद भारती मामले में 1973 में न्यायालय ने अनुच्छेद 31(c) की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन बना दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, एट लास्ट इसको अधीन बना दिया गया। उसके बाद जो था 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें जो था सभी का सभी, पूरा का पूरा ऑल डीपीएसपी को जो है नॉन जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया गया था। उसके बाद फिर जो था 44वां संविधान संशोधन में
इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में देख सकते हैं जो करंट स्टेटस है वो अभी है कि अनुच्छेद जो 31C है वहां पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, अब कुछ मामले देख लेते हैं अनुच्छेद 39B से संबंधित, जैसे कि कर्नाटका राज्य बनाम श्री, यही कुछ जो केसेज हैं जो आप आंसर्स में लिखते हैं तो बहुत बेहतर आंसर बनता है। कर्नाटका राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी मामला 1977, न्यायालय ने माना कि निजी स्वामित्व वाले संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधनों के दायरे में नहीं आते हैं। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने असहमतिपूर्ण राय रखी कि निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को भी समुदाय के भौतिक संसाधन माना जाना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 39B के दायरे से निजी संसाधनों के स्वामित्व को बाहर करना सामाजिक तरीके से पुनर्वितरण के इसके उद्देश्य को छिपाना है। तो अब ये अगला मामला जो है 1983 का सबसे लेटेस्ट मामला। ठीक है, संजीव कोका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल केस। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अय्यर की राय की पुष्टि की गई और कोयला खदानों और उससे संबंधित कोक ओवन संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण करने वाले केंद्रीय कानून को बरकरार रखा गया और यह माना गया कि निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को भी समुदाय के भौतिक संसाधन माना जाना चाहिए। ठीक है, यह निर्णय ध्यान रखिएगा 1983 का है। उसके बाद ये लेटेस्ट वाला मामला है मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996। तो कोर्ट को अनुच्छेद 39B की व्याख्या के लिए 9 जजों की संवैधानिक पीठ की जरूरत महसूस हुई और कोर्ट ने संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग केस में जस्टिस अय्यर और बेंच द्वारा पेश की गई अनुच्छेद 39B की व्याख्या पर भरोसा किया। तो न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 39B में आने वाले जितने भी भौतिक संसाधन शब्द में प्राकृतिक या फिर भौतिक संसाधनों और चल या फिर अचल संपत्ति भी शामिल होंगे और इसमें भौतिक जरूरतों को पूरा करने के सभी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभी निजी और सार्वजनिक स्रोत शामिल होंगे, न कि केवल सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है, इसलिए जो है ये मामला अभी केस किया गया था कि मान लीजिए एक अपार्टमेंट है, वहां पे किराएदार रह रहे हैं बहुत लंबे समय से और बिल्डिंग पे कोई भी मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। बाद में जो है किराएदार ने एक उपकर दिया और उसके बाद जो मरम्मत हुआ, तो इसीलिए जो है किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है ये 39B की व्याख्या की गई थी इस आर्टिकल में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, उसी समय एक सवाल देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 39A। ठीक है, यहाँ पे पारिस्थितिकी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, तो ये जो हो जाए 48A। ठीक है, ये तो आसान था। उसके बाद 39D किसका है, तो 39D जो है वो है समान काम के लिए समान वेतन। ये सभी को याद होना चाहिए, ये लगातार जो है आजकल न्यूज में भी बना रहता है। ठीक है, लगातार जो है लिंग को समानता करने के लिए, ठीक है, ये आर्टिकल का उपयोग होता है, तो इसे आप आंसर्स में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन। उसके बाद ऑप्शन डी के लिए जो है 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 39A जो है वो गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसमें जो है एक बात और ध्यान रखिएगा, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशियरी, मतलब कि अब जो लगातार तेजी से इंडियन जुडिशियरी को डिजिटलाइज किया जा रहा है, इसी के लिए जो है NJDG मतलब कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड बनाया गया है। यहाँ से भी प्रयास किया जाता है कि लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया, जो लोग गरीब है यहाँ पे बहुत से क्राइटेरिया बनाए गए, या कुछ लोगों को 30 रुपए भी प्रदान देने पड़ते हैं, ये फी है, नॉमिनल फी है। ठीक है, ऐसे बहुत से जो लोग गरीब हैं उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर वो फुलफिल करता है तो उसको जो है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशियरी। उसके बाद लास्ट जो बच गया ए, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 39B, इसको कहा जाता है वंशानुगत संपत्ति को समाप्त करना। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यही सही उत्तर है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लगातार जो है डिले हो रहा है नागालैंड सिविक बॉडी पोल में, ये क्या कारण है, तो इसमें मुख्य कारण जो है महिलाओं के रिजर्वेशन से संबंधित है। ठीक है, कि नागालैंड नगर निकाय चुनाव में देरी, तो 30 अप्रैल को नागालैंड के राज्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की 3 नगर पालिका परिषदों दीमापुर, कोहिमा और मोकोकंचुम और 36 नगर परिषदों में चुनाव के कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया। ठीक है, 30 अप्रैल को। तो यह अधिसूचना जो है नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाले राज्य
मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षित 33% वार्डों के आरक्षण के विरोध के कारण जो है 20 वर्षों से रुके हुए नागरिक चुनाव कराने के मार्ग प्रशस्त करने के 4 दिन बाद आया। मेनली जो समस्या था महिलाओं के रिजर्वेशन से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है यूएलबी का जो चुनाव है वो 26 जून को है। तो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नागा हो के विरोध के कारण भारत के संविधान के 74वें संविधान संशोधन के खंड 4 के अनुसार यूएलबी में 33% सीटें या वार्ड जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पारंपरिक शीर्ष जनजातीय उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह का कोटा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 371 ए द्वारा नागालैंड को दिए गए विशेष प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो नागालैंड में पहला और एकमात्र नागरिक निकाय चुनाव जो है 2004 में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के बिना आयोजित हुआ था। ठीक है, तो अब जो है वर्तमान समय में दे दी गई है महिलाओं को आरक्षण। ठीक है, तो राज्य सरकार ने 2006 में 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को शामिल करने के लिए 2001 नगरपालिका अधिनियम में संशोधन भी किया। ठीक है, इसी कारण जो है व्यापक विरोध शुरू हुआ, जिससे कि सरकार को 2009 में यूएलबी चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। इसलिए 20 साल से जो है चुनाव ही नहीं हुए हैं। अब इसको विस्तार से हम लोग देख लेते हैं क्या पूरा मामला है। तो मार्च 2012 में चुनाव कराने के प्रयासों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और सितंबर 2012 में राज्य विधानसभा ने नागालैंड को संविधान के अनुच्छेद 243 से छूट देने के लिए महिला आरक्षण से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया। फिर नवंबर 2016 में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया और 1 महीने बाद 33% आरक्षण के साथ नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के कारण बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई, विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी में 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसके चलते सरकार ने फरवरी 2017 में चुनाव कराने की प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद 2023 में विशेष विधानसभा सत्र के दौरान कहा गया कि हितधारकों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला और महिलाओं से अपील के बाद 33% आरक्षण को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया गया, यहां से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, फिर यूएलबी चुनाव के सफल संचालन में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण के मुद्दे को बाधा नहीं बनाने का आदिवासी निकाय शुरू में आरक्षण का विरोध कर रहे थे, क्योंकि नागा महिलाएं परंपरागत रूप से निर्णय लेने वाले निकायों का हिस्सा नहीं रही थी, जबकि अनुच्छेद 371 ए परंपरागत कानून और प्रक्रिया और स्वामित्व के अलावा नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से अलग करता है। इसलिए जो है वर्तमान समय में 2023 में विशेष विधानसभा सत्र के द्वारा जो है 33% महिलाओं के आरक्षण को स्वीकार कर लिया गया। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल जो है, भारत जो है अब तीसरे स्थान पे आ गया है सोलर पावर के प्रोडक्शन में। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक, ये ध्यान रखिएगा नाम, एम्बर, इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एजेंसी, एम्बर। इसी की रिपोर्ट के द्वारा कहा गया कि भारत ने 2023 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादन होने का दावा किया और जापान को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यह 2015 में भारत जो था वो 9वें रैंक पे था। ठीक है, अब तीसरे स्थान पे आ गया है। तो बुधवार को ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 प्रकाशित किया गया था, जो अलग अलग देशों के डेटा के आधार पर 2023 में वैश्विक बिजली परिदृश्य की एक व्यापक समीक्षा करता है। ठीक है, तो इस समीक्षा के साथ 2023 में बिजली उत्पादन पर दुनिया का पहला खुला डेटा दिया गया, जिसमें 215 देशों के ऐतिहासिक डेटा के साथ साथ 80 देश शामिल थे, जो 92% वैश्विक बिजली मांग की प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, इसी डेटा के अनुसार से यह पाया गया कि भारत जो है जापान से ज्यादा जो है रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ठीक है, सौर ऊर्जा के द्वारा जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो सौर ऊर्जा का प्रक्षेप तेजी से बढ़ रहा है भारत का। 2023 में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन 2015 की तुलना में, ये ध्यान रखिएगा, वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन है। अगर वैश्विक सौर ऊर्जा की बात करें तो 2015 से 2023 तक लगभग जो है 6 गुना बढ़ गया है। ठीक है, वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन। वहीं अगर भारत की बात करें तो लगभग 17 गुना बढ़ गया है। ठीक है, 17 गुना बढ़ गया है 2015 से 23 की बात कर रहे हैं। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी जो है 2015 में जहां 0.5% थी, वहीं अगर 2023 में देखा जाए तो 5.8% बिजली उत्पादन जो है वो सौर ऊर्जा के द्वारा हो रहा है। तो बिजली को डीकार्बनाइजिंग करने की दिशा में भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य को आकार देने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। इसी पे कहा गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने नेट जीरो
उत्सर्जन परिदृश्य के अनुसार 2030 तक सौर ऊर्जा का योगदान वैश्विक बिजली उत्पादन में 22% तक बढ़ने का अनुमान लगाया 2030 तक, ठीक है। और कॉप 28 में सहमति के अनुसार 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य इस प्रक्षेप वक्र को आगे बढ़ाने का वादा करता है, ठीक है। तो ये जो है आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है, इसे ध्यान रखिएगा। तो भारत 2030 तक नवीकरणीय क्षमता को 3 गुना करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो चुनिंदा देशों में है जो ऐसा प्रतिबद्धता जताया है कि 2030 तक जो है अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को लगभग 3 गुना बढ़ाएगा। तो इसी के लिए कहा जाता है एम्बर के एक विश्लेषण में कि भारत को इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वार्षिक क्षमता वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो स्वच्छ बिजली बढ़ाना सिर्फ बिजली क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ही नहीं है, यह तेजी से विद्युतीकरण अर्थव्यवस्था में बढ़ती बिजली की मांग को भी पूरा करने और उत्सर्जन से आर्थिक विकास को कम करने के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। जहां बहुत ज्यादा जो है हम लोग कार्बन इमिशन पे ध्यान दे रहे थे, जिससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो भी प्रभावित हो रहा था, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ावा से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रभावित नहीं होगा, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यह थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस की। खास कर इसे ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट जो हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 31, 39B, 39C, ठीक है। ये है फंडामेंटल राइट, ये है डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, हर एक चीज को जरूर ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा। और खास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन लगातार हर एक बार आएंगे, ठीक है। चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो, पार्लियामेंट हो, ठीक है, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, ये सब कुछ टॉपिक्स है जहां से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। तो लगातार जो है इस पर ध्यान बनाए रखें। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और